हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.0। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th की सोशियोलॉजी की बुक 2 अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। चैप्टर शुरू करने से पहले एक अपील करना चाहूँगा आप लोगों से कि इन वीडियोस को बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत टाइम लगता है। इन वीडियोस के थ्रू हमारा एम है मैक्सिमम लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाना, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोगों का सपोर्ट ही हमें ये वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो जितना हो सके इन वीडियोज़ को शेयर करें। शुरू करते हैं बुक 2 का चैप्टर 1, सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेसेस इन सोसाइटी। तो जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है, सोशियोलॉजी में हमारा मेन एम है एक इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच के रिलेशनशिप को समझना। इस रिलेशनशिप को और अच्छे से समझने के लिए हम इस चैप्टर में 3 कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। वो है सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और सोशल प्रोसेसेस। स्टार्ट करते हैं सोशल स्ट्रक्चर से। तो सोशल स्ट्रक्चर वर्ड से ही समझ आ रहा है कि हमारी सोसाइटी एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज हो रखी है। अब इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सब स्कूल्स का एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है कि बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म पहननी होगी, हर क्लास के अपने कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, मॉर्निंग असेंबली होगी, एनुअल डे फंक्शन होगा, स्पोर्ट्स डे होगा और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। अब चाहे वो स्कूल तमिलनाडु का हो, असम का हो, राजस्थान का हो या पंजाब का हो, स्कूल का स्ट्रक्चर सब जगह सिमिलर होगा। ये स्कूल का जो स्ट्रक्चर है ये 30 साल पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। तो सोशल स्ट्रक्चर में जो पैटर्न्स होते हैं, सिमिलैरिटीज़ होती हैं, वो अलग अलग समय और जगह पे रिपीट होते हैं। हमारी सोसाइटी में कितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे फैमिली, स्कूल्स, रिलीजन, और सबका अपना सोशल स्ट्रक्चर है। तो इन इंस्टीट्यूशंस के सोशल स्ट्रक्चर में कई बार चेंजेस भी होते हैं और ये चेंजेस हम खुद ही लेके आते हैं। अगर लोग प्यार से मान जाते हैं तो ये चेंजेस पीसफुली आते हैं, अगर नहीं मानते तो अक्सर लोगों के बीच लड़ाइयाँ होती हैं। अब कई सोशियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये सोशल स्ट्रक्चर अक्सर लोगों के काम के बीच में रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं, यानी बाधा डालते हैं। एमाइल डर्कहाइम बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी में हर इंसान का एक फंक्शन है और ये सोसाइटी तभी स्मूथली चलेगी जब तक हर इंसान अपना काम सही तरीके से करता रहेगा। तो भले ही सोशल स्ट्रक्चर इंसान को उसकी लिमिट में रखता है, लेकिन ये ज़रूरी है। कार्ल मार्क्स का भी यही मानना है कि सोशल स्ट्रक्चर इंसान की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इंसान काम तो करता है, पर वो नहीं जो वो खुद चाहता है, बल्कि वो जो सोसाइटी उससे करवाना चाहती है। अब आते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे। स्ट्रैटिफिकेशन स्ट्रेटा वर्ड से बना है और स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर्स, यानी हमारी सोसाइटी लेयर्स में डिवाइडेड है, हाई पोजीशन वाले ऊपर और लो पोजीशन वाले नीचे। अब ये डिवीजन कई तरीके से होता है, कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे और जेंडर के बेसिस पे। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सोशल स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ अल्टीमेटली सोसाइटी ने ही बनाई हैं और सब जगह पाई जाती हैं। अब देखते हैं कि जो स्ट्रेटा में ऊपर आते हैं उन्हें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला है लाइफ चांसेस, यानी वो चीज़ें जिनसे लाइफ बेहतर होती है, जैसे पैसा, जॉब्स, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़। दूसरा आता है सोशल स्टेटस, यानी समाज में इज्जत ज़्यादा मिलती है। और तीसरा है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यानी ये पॉलिटिकली ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इनका बाकी लोगों पे दबदबा होता है। अब आते हैं सोशल प्रोसेसेस पे। तो हमारे एक्शंस जो हम सोसाइटी में करते हैं उन्हें सोशल प्रोसेसेस बोलते हैं। तो सोशल प्रोसेसेस में हमें समझना है कि लोगों के बीच में कोऑपरेशन, कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट कैसे होते हैं। तो इन्हें समझने के 2 तरीके हैं। पहला है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो एमाइल डर्कहाइम ने दिया था, और दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो कार्ल मार्क्स ने दिया था। दोनों ही पर्सपेक्टिव का ये मानना है कि लोगों को आपस में कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी वो अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाएंगे। अब इन दोनों पर्सपेक्टिव्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहले बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की। तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का मानना है कि हमारी सोसाइटी में सबको इक्वली प्लेस नहीं किया गया। कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई पावरफुल है, कोई वीक, और ये डिवीजन कई तरीके से है, जैसे कास्ट की बेसिस पे, क्लास की बेसिस पे, रिलीजन की बेसिस पे, जेंडर की बेसिस पे। अब फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव का मानना है कि सोसाइटी में जो डिवीजन है ये एक रीज़न की वजह से हो रखा है। यहाँ हर इंसान का एक फंक्शन है और अगर सोसाइटी को स्मूथली चलाना है तो इसे फॉलो करना ही पड़ेगा। इसमें नए मेंबर्स को सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उन्हें समाज के तौर तरीके समझाए जाते हैं और उन्हें क्या करना है ये रोल सौंपा जाता है। इनके अकॉर्डिंग कोऑपरेशन, कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट तीनों ही यूनिवर्सल फीचर्स हैं और सब सोसाइटी में पाए जाते हैं। यहाँ कोऑपरेशन का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का एक काम में साथ देना। कोऑपरेशन लोगों को पास लाने वाली सोशल प्रोसेस है और कॉन्फ्लिक्ट उन्हें दूर करने वाली।
कई बार कोऑपरेशन अपनी मर्जी से होता है और कई बार ज़बरदस्ती से कोऑपरेशन करवाया जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। शादी के बाद एक लड़की का अपने फादर की प्रॉपर्टी पे पूरा हिस्सा बनता है, पर वो नहीं लेती। क्यों? क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि कहीं उनके भाई और भाभियाँ बुरा ना मान लें और कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने मायके ना जा पाएँ। तो इस केस में जो कोऑपरेशन हो रही है वो एनफोर्स कोऑपरेशन है, यानी ज़बरदस्ती वाली कोऑपरेशन। अब कई बार फंक्शनलिस्ट ऐसी सिचुएशंस के लिए अकोमोडेशन वर्ड भी यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है समझौता करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना। इसमें लोग कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई को अवॉइड करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोऑपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। कोऑपरेशन का कॉन्सेप्ट हमारी कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है, जैसे कोऑपरेशन इंसानों को साथ जीना सिखाता है, कोऑपरेशन की मदद से अपने गोल्स अचीव करना आसान होता है। डर्कहाइम के मुताबिक कोऑपरेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक सॉलिडेरिटी यानी लोगों के बीच एकता नहीं होती। डर्कहाइम ने एक कॉन्सेप्ट और भी दिया था और वो था डिवीजन ऑफ लेबर का, जिसमें काम लोगों के बीच बट गया था। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं होती थी और लोग अपने घरों से ही छोटा मोटा काम करते थे, तब वो सारा काम खुद करते थे। जैसे अगर एक जूते बनाने वाले की बात करें तो उस टाइम वो ही रॉ मटेरियल लेके आता था, वो ही लेदर काटता था, वो ही सिलाई करता था और बेचता भी वही था। बट जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आ गई और प्रोडक्शन बढ़ गई तो लोगों के बीच में काम डिवाइड हो गया। जैसे किसी का काम रॉ मटेरियल लाना, किसी का कटाई करना, किसी का सिलाई करना, किसी का बेचना। ये था डिवीजन ऑफ लेबर। अब हालांकि डर्कहाइम और मार्क्स दोनों ने ही कोऑपरेशन पे जोर दिया, पर उनके विचार अलग थे। मार्क्स का मानना था कि सोसाइटी में कोऑपरेशन अपनी मर्जी से नहीं बल्कि ज़बरदस्ती हो रहा है। जैसे अगर एक इंसान को जॉब चाहिए तो उन्हें जॉब देने वाले के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में बोलेंगे कि कोऑपरेशन एनफोर्स्ड है, यानी ज़बरदस्ती वाला है। अब सॉलिडेरिटी यानी एकता के भी दो टाइप हैं, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी होता है खुद ब खुद एकता और भाईचारे वाली फीलिंग आना, और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी होता है कि हम अपने काम के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हैं और इसीलिए हमने उनके साथ एकता मेंटेन रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक पूरा परिवार खेती में इन्वॉल्व है तो उनके मन में एक दूसरे के लिए एकदम जेन्युइन फीलिंग्स आएंगी। क्यों? क्योंकि वो एक परिवार है। लेकिन आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ हर इंसान किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है किसी ना किसी काम के लिए, चाहे वो खाने के लिए हो, कपड़ों के लिए हो या घर बनवाने के लिए हो, ऐसे में हमने उनसे अपने मतलब के लिए एकता बना रखी है, सॉलिडेरिटी बना रखी है। तो ये था डिफरेंस मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है कंपटीशन एज एन आइडिया एंड प्रैक्टिस। अब कोऑपरेशन की तरह ये भी एक यूनिवर्सल प्रोसेस है और आज की सोसाइटी को कंपटीशन के बिना इमेजिन करना भी मुश्किल है। एमाइल डर्कहाइम और कार्ल मार्क्स दोनों ने ही इंडिविजुअलिज्म यानी सेल्फ डिपेंडेंट होना और कंपटीशन को एक्नॉलेज किया है। और आज की इस मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जहां लोग सिर्फ प्रॉफिट बढ़ाने में लगे हुए हैं, ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। अब जैसे अगर आपको एक मोबाइल ख़रीदना है, बाहर एक दुकान पे वो मोबाइल 10,000 रुपये का है और ऑनलाइन सेम मोबाइल 9500 का है, तो ऑब्वियसली आप ऑनलाइन वाला लोगे। या फिर ज़्यादा मार्क्स लाने वाले को अच्छा कॉलेज मिलता है और अच्छी नौकरी मिलती है, यहाँ भी कंपटीशन आ गया। अब होना तो चाहिए कि इक्वल्स के बीच में ही कंपटीशन होना चाहिए ताकि फेयर रिजल्ट आ सके। पर अगर आप किसी हैंडीकैप्ड इंसान को ये बोलोगे कि भाई 100 मीटर की स्प्रिंट रेस में भागो, तो वो तो इनइक्वालिटी होगी, है ना। और क्योंकि हमारी सोसाइटी में भी इनइक्वालिटी बहुत है, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी लड़ाइयाँ होती हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है लड़ाई। तो यहाँ तो नाम से ही पता चल रहा है कि लोग एक दूसरे से दूर ही जाएंगे। अब लड़ाई तभी होती है जब दो लोगों का इंटरेस्ट क्लैश होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी अपने भाई बहन से कब लड़ाई होती है? टीवी के रिमोट को लेके, पिज़्ज़ा के आखिरी स्लाइस को लेके, यानी ऐसी जगह जहां आप दोनों का इंटरेस्ट क्लैश हो रहा है और रिसोर्सेज काफ़ी कम हैं। ऐसे ही बड़े लेवल पे भी कॉन्फ्लिक्ट के काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कास्ट के बेसिस पे, क्लास, रिलीजन, जेंडर, ये सब चीज़ें। और बाकी दोनों प्रोसेसेस की तरह ये भी यूनिवर्सल है और सब जगह मिलती है। कई बार जब सोसाइटी में नए चेंजेस लाने होते हैं तब भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि नए चेंजेस लाने के लिए आपको पुराना सिस्टम हटाना पड़ेगा और अक्सर इस केस में लड़ाइयाँ होती हैं। कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों अलग अलग हैं। कंपटीशन जाने या अनजाने में कैसे भी हो सकता है, पर कॉन्फ्लिक्ट जानबूझकर ही होता है। और ये ध्यान रहे कि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ओवर्ट नहीं होता, यानी हमेशा दिखाया नहीं जाता, बल्कि कोवर्ट भी हो सकता है। जैसे सोसाइटी में जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं वो सीधा हायर स्ट्रेटा से कभी नहीं लड़ेंगे,
पर वो उससे निपटने के लिए कुछ और तरीके सोच सकते हैं ताकि कोऑपरेशन बनी रहे। पर इस केस में भी मन में तो कॉन्फ्लिक्ट उनके रहेगा ही। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेसेस इन सोसाइटी। अब ये हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन्हें लिखें और अगर किसी टॉपिक या क्वेश्चन में डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप स्टडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।